26 नवंबर को भारत संविधान दिवस को मना रहा है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे सहयोगी दलों ने, अन्य मुख्य विपक्षी दलों ने इसमें शमूलियत नहीं की है, इसमें शामिल नहीं हुए हैं। उसके कारण जानना आवश्यक है। बीजेपी की सरकार निरंतर संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचा रही है। संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। संवैधानिक प्रजातांत्रिक प्रणाली पर निरंतर आघात है, चोट पहुंचती है। एक संसदीय प्रजातंत्र के अंदर प्रतिपक्ष की भूमिका रहती है। देश के संविधान में ये बात स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल के साथ प्रतिपक्ष अनिवार्य है। 2 बरस पहले भी यही विषय उठा था। एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। हमारी ऐसी अपेक्षा थी कि उस दिन जो हुआ और विपक्ष ने अपना रोष प्रकट किया, प्रोटेस्ट किया, उससे सरकार भविष्य में सचेत हो जाएगी और विपक्ष को सम्मान ऐसे अवसर पर देगी। जहां हम संविधान का सम्मान करते हुए, महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हुए ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर विपक्ष, चाहे नेता प्रतिपक्ष, विपक्षी दलों के नेताओं की संविधान दिवस के कार्यक्रम के आयोजन में और देश के प्रजातंत्र को, संविधान को जब हम सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं, उसमें शामिल ना किया जाना, केवल एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेतृत्व की विपक्ष की आलोचना इस विषय पे सही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किस तरह से देश का शासन और प्रशासन चल रहा है। कोई अवसर ये सरकार नहीं छोड़ती जब संविधान और संविधान की परंपराओं को दबाकर निर्णय ना लिए जाएं। संसद के हर सत्र आरंभ होने से पहले महत्वपूर्ण कानून अध्यादेशों के माध्यम से बनते हैं, ऑर्डिनेंस के माध्यम से बनते हैं। जब तक एक राष्ट्रीय आपत्ति की स्थिति ना हो, एक ऐसा परिस्थितियां ना हो जब सरकार के लिए अनिवार्य हो संसद का सत्र से कुछ दिन पहले नया कानून का अध्यादेश लाना, वो नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए इस देश के अंदर कई समस्याएं और विकट परिस्थितियां पैदा हुई हैं। इस सरकार ने जिस तरह से कानून बनाए, उससे समाज के अंदर उत्तेजना और टकराव की परिस्थितियां बनी। चाहे 3 कानून जो किसानों से संबंधित थे, कृषि कानून, हमने सरकार को समझाया था कि जल्दबाजी मत करें। कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है, संसद की समितियां हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उनको जब कोई भी बिल भेजा जाता है उसकी जांच परख होती है और जो उससे प्रभावित होता है वर्ग या हमारे नागरिक, उनके विचार लिए जाते हैं, एक आम सहमति बना के देश के कानून बनते हैं।
इस सरकार ने उस प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया। और वही कारण था कि 1 साल लंबा आंदोलन भारत के किसानों का चला, 700 किसान उसमें शहीद हुए और अब सरकार उसको वापस लेने पर मजबूर हुई। अगर विपक्ष की बात सुनी होती तो ये हालात देश के सामने ना आते। वो इतना बड़ा संकट और कष्ट जो देश ने देखा वो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं था। हम सरकार से कोई मांग तो नहीं करते, पर ये कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, अपनी कार्यशैली बदलें, इस मानसिकता को बदलें। सदन से पहले ही सरकार कोई ना कोई कदम हमेशा उठाती है जिससे तनाव बने और जिससे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर जो आवश्यक है वो सहमति ना बन पाए। Today is the Constitution Day which is being celebrated, and we greet our fellow citizens on this occasion. It took a long time, and after a brave struggle, that not only our country attained its freedom, but framed its own constitution. To be precise, it had taken in the Constituent Assembly 2 years, 11 months and 17 days for India's constitution to be framed. And the report of the drafting group, which was chaired by Dr. Ambedkar, was presented to Dr. Rajendra Prasad on the 25th of November 1949, and the Constituent Assembly adopted it on 26th of November 1949. Perhaps it's important also to mention that the drafting committee also included the brave freedom fighters and very tall men and women of this country, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abdul Azad, K.M. Munshi, Sarojini Naidu, just to name few. And they gave us this constitution which guaranteed not only a right to vote to all our adult citizens, guaranteed fundamental rights which are justiciable, equality and liberty. We as Indian National Congress remain firmly committed to uphold the spirit of the Constitution, which was the essence of which was enunciated and pronounced in the resolution, Objectives Resolution, moved by Pandit Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly on the 13th of December 1946. It's important today to remind the government that merely observance of this day as a government function and disrespecting the spirit and essence of the Constitution of India is a very poor reflection on the state of affairs. The Constitution Day can be meaningfully celebrated when it ensures inclusiveness and the participation of all public representatives representing different regions, different political ideologies. Merely reducing it to a government event is what we protested against. We had protested 2 years ago and raised these issues with the government. We were hoping that the government will in future make amends and respect
the very spirit of parliamentary democracy as the Constitution mandates by giving respect to the leadership of the opposition, the leader of opposition, and for that matter, the leaders of the various political parties who together with the ruling party constitute the Indian Parliament. A mere formal invitation to be part of the audience is unacceptable. And as I mentioned, it is insulting the spirit of our Constitution. Our protest is also about the manner in which the government is conducting the state of affairs, enacting laws, decision-making. Every single constitutional institution has been subverted or is under constant attack. Lawmaking has become most undemocratic, and the government has now firmed up a dangerous trend to make laws through ordinance. And the ordinances are brought on those matters which are of critical import to our people and vast sections of our citizenship. These are flawed bills brought in the form of ordinance and thereafter pushed through using the brute majority of the ruling party in brazen disregard of established parliamentary principles and practices, which demand stakeholders' consultations and reference of all the bills, important bills, to the standing committees of Parliament for scrutiny, and that is the platform for consultations. We had warned the government, both when they came up with these 3 farm laws, which were unnecessary, questionable, given the fact that agriculture constitutionally remains the subject of the states. They were never referred to the standing committees. The stakeholders were excluded, states were excluded, and India saw 1 year of agitation, tension, and conflict. 700 farmers have died. Government is going to repeal the law, these 3 laws, which they should not have brought in the first place, and saved all the pain and the attendant losses that this nation and society has suffered. So our protest today is based on fundamental principles. We have protested to remind our country that the Constitution is not being respected. Constitution is being undermined and parliamentary democracy is being undermined, insulted, with the enactment of the laws bypassing any parliamentary scrutiny, which is creating enormous problems because each law enacted by Parliament impacts directly the masses and our citizens. The government's criticism of the opposition, the Prime Minister and his colleagues, is unwarranted. They need to reflect the manner in which they have conducted the state of affairs, taken decisions, and they owe an explanation why they have taken measures which are violative of the Constitution and even the directives on many issues of the Apex Court, the Supreme Court of India, to evade
two things: transparency in governance and accountability of the government to the Parliament, and through the Parliament to the people of India. Indian National Congress has taken a conscious decision, and we have coordinated this with our like-minded parties and other parties in opposition who also collectively oppose this authoritarian trend and functioning of the BJP government. I have made my opening statement. There may be questions which some of you may have, and I'll be happy to respond. देखिए, वो तो इतिहास को ही बदलना चाहते हैं, और तमाम वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, पीढ़ी दर पीढ़ी, जो लोग जेल में गए, बहुत लोग ने सर्वोच्च बलिदान दिए, ये उनको स्मरण नहीं करते। उसका कारण है कि आज़ादी के संग्राम में जिसका नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, वो तमाम बड़े नेता जिनकी मैंने अभी किस दूसरे परिप्रेक्ष्य में नाम लिए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, सूची बहुत लंबी है। ये सब लोग कांग्रेस के थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब उन्हीं में से ढूंढ रहे हैं। उसका कारण, मुख्य कारण ये है, जिसको वो स्वयं जानते हैं कि उनका कोई योगदान, जिनके वो वंशज हैं, इनके पूर्वजों का भी कोई योगदान हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में नहीं था, बल्कि ये हम उन लोगों से मिले थे, अंग्रेजी शासन से मिले थे, जिन्होंने हर तरह का सत्ता का, पुलिस का दुरुपयोग करके आज़ादी के संग्राम को कुचलने का काम किया था। जहाँ तक भारत की राजनीति की बात है, हमारे देश की विविधता है। वो विविधता भाषाओं की है, शैली की है, रहन सहन की है, धर्मों की है। ये बहुधर्मी बहुभाषी देश है। या राष्ट्रीय दल भी हैं, या क्षेत्रीय दल भी हैं। हर दल भारत के संविधान के भीतर काम करता है। हर दल का अपना एक संविधान होता है। हर राजनीतिक दल स्वयं अपने निर्णय लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी बड़ा परिवार है, जो लोग बैठ के उनके संगठन के अंदर संगठन मंत्री और दूसरे मंत्री बनकर बैठ के निर्णय करते हैं। अब वो तो उनके दल का काम करने का तरीका है, उसको वो प्रजातांत्रिक मानते हैं, उनका दृष्टिकोण है। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से यही कहना है कि अपना जो हमने कुछ बातें उठाई है उस पर थोड़ा चिंतन करें, दूसरे दलों को नसीहत ना दें। बेहतर होगा कि भारत का चुनाव आयोग सही रूप में काम करता रहे और हर राजनीतिक दल की जवाबदेही देश के संविधान, कानून और चुनाव आयोग को रहती है। मैंने भी कांग्रेस का तरफ से जवाब नहीं दिया। ये विचार उन्होंने बार बार व्यक्त किए हैं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 1947 से लेकर 2014 तक लोकतंत्र मजबूत होता रहा, कमज़ोर नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री जी याद रखें। अगर लोकतंत्र को इतना बड़ा संकट था और लोकतंत्र का और संविधान का सम्मान ना किया होता जिन्होंने संविधान बनाया है, और ख़ास तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका 136 बरस का इतिहास है,
तो 2014 में निष्पक्ष चुनाव में जीतकर श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने? इसीलिए क्योंकि प्रजातंत्र को मजबूत किया गया, संविधान का सम्मान किया गया, कानून का सम्मान किया गया। देखिए, पहले जो आखिरी बिंदु है उस पे पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। हमारे संसदीय प्रणाली में ये बहुदलीय प्रणाली है। इसमें एक दल सिर्फ और एक दल विपक्ष का नहीं, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में दल हैं, कुछ क्षेत्रों तक सीमित हैं, कुछ राष्ट्रीय दल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में है। इस देश का प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसलिए हम पर एक जिम्मेवारी है, संवैधानिक जिम्मेवारी और देश के हित को देखते हुए, कि हम जो ज्वलंत समस्याएं हैं और जनता से जुड़े हुए विषय हैं, राष्ट्रीय विषय, उस पे प्रमुख विपक्षी दल की जिम्मेवारी निभाते हुए सब दलों के साथ तालमेल करें, सब दलों से बातचीत करें, ताकि सरकार के सामने जो हम सब की जिन विषयों पर एक राय है उस बात को मजबूती से रखा जाए। अब प्रजातंत्र में हर राजनीतिक दल अपने तरीके से काम करता है। कांग्रेस पार्टी के अपने सिद्धांत हैं। हमने निरंतर संविधान की परिधि में रहते हुए, मर्यादाओं को मानते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और करते रहेंगे। कोई ऐसा विषय नहीं संसद के अंदर और संसद के बाहर जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मजबूती से ना लड़ा हो और जनहित की बातों को ना उठाया हो, सरकार की गलत नीति का विरोध ना किया हो, या बीजेपी के जो विचार हैं, कार्यशैली है, उसको चुनौती समय समय पर ना दी हो। So we want to make it very clear that India is a country which has a multi-party system and a parliamentary democracy. Indian National Congress is the principal opposition party, the central pillar of the opposition in this country. We have long experience, both in governance and now for the last 7 years and more in opposition. We have a constitutional duty which we recognize, we are conscious of, that as the main opposition party of this country, there are expectations of the people that we will take up issues which concern our citizens. We will raise issues and oppose the government where we feel it is necessary to do so. And to discharge this responsibility, it has always been and remains our sincere endeavor to reach out to other parties in opposition, our own allies and others who hold similar views on some of the wrong decisions of the BJP government, its policies and its functioning. And that is what happens in a democracy, that we hope that we will see this session in the same spirit. The rest, we have a continuous season of elections, like we have annual festivals, various festivals, from Holi to Deepavali, from Eid to Guru Purab. Similarly, in our democracy, elections are a festival, and there are many colorful things which happen in festivals. So we are heading towards elections.
in 5 states. चुनाव बीजेपी अरे एक बात करो, अंबेडकर से कहाँ मुंबई चले गए? रुकिए 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 रुकिए, दूसरा सवाल तो व्यर्थ है। वो ये प्रश्न वहीं करेंगे अभी जब मैं बस जी 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 जी, मैं इसमें नहीं जा रहा। मुझे मालूम है जो हमने कदम उठाए थे ठीक थे, निर्णय भी ठीक थे, बाकी मैं बहस में नहीं जाता। दूसरी बात, जहाँ तक आपने सवाल किया, हाँ, बीजेपी का, डॉक्टर अंबेडकर को कब से बीजेपी ने याद किया? 25 नवंबर को 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रिपोर्ट दी थी, जिसको 26 नवंबर को स्वीकार किया गया। हमने सरकार पर, हमारा आरोप है कि संविधान की भावना का निरंतर उल्लंघन हो रहा है। भारत का संविधान केवल सत्ताधारी दल को नहीं पहचानता, पर प्रतिपक्ष और अन्य दलों को भी पहचानता है सम्मान के साथ। राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम करते हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कर्तव्य भी है, और बीजेपी को इस पर तकलीफ क्यों है हम समझ सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का हम स्मरण करें, उनके योगदान का सम्मान करें। हमारा जो आज का और आज से 2 साल पहले भी हमने अपना मत स्पष्ट किया है, हमने प्रोटेस्ट किया है इस सरकार की कार्यशैली और इस सरकार के गलत काम करने का तरीका, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान और उनको कमज़ोर करना, उन पर आघात पहुंचाना। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ये कथन है, वो ये चीज़ याद रखें कि ना आज़ादी के संग्राम में और उसके बाद ना संविधान बनाने में, अगर वो एक भी 2 नाम कोई गिना दें जो उसमें शामिल था, तो मैं उनको बधाई दूंगा। मुझे नहीं लगता कि उनकी सोच और विचार का कोई भी व्यक्ति इस महान देश के इस संविधान को बनाने में था। आज तो इतिहास ही नया बन रहा है, नया भारत, नया संसद, नया इतिहास, पर हम ये होने नहीं देंगे। जनता को बार बार स्मरण कराते रहेंगे, चेताते रहेंगे कि देश की वास्तविकता क्या है। धन्यवाद।